तस्वीर पर राजनीति तेज, सरकार पर हमलावर हुए हम प्रमुख। मांझी बोले ज्यादा शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाई जाए तस्वीर। राज्य झारखंड के सामने वैक्सीन की किल्लत, 18 प्लस के लिए 2 से 3 दिनों का बचा है स्टॉक। सीएम बोले जरूरत 4 करोड़ की थी और मिली केवल 40 लाख वैक्सीन। झारखंड में मुफ्त कफन पर रार, बीजेपी नेता ने किए ट्वीट पर जेएमएम ने किया पलटवार, बोली इन्हें केवल कफन नजर आ रहा है, वैक्सीन नहीं दिख रही। बोकारो में जेएमएम का झंडा लगाकर आवाज कब्जा करने की कोशिश, स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज। जेएमएम नेता प्रदीप सोरेन को बनाया गया अभियुक्त। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर सहयोगी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर फोटो को लेकर एनडीए को आड़े हाथों लिया। जीतन राम मांझी ने मामले में ट्वीट किया और लिखा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लगातार जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब कोरोना तस्वीर लगाने को लेकर के लगातार राजनीति तेज हो गई है। हम के नेता ने कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, इस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। देखिए बिल्कुल आमतौर पे पूरे देश में खास करके कांग्रेस और विपक्ष इस मामले को उठाती आई है कि जो प्रधानमंत्री की तस्वीर है कि क्यों लगाई जा रही है, और अगर लगाई जा रही है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट के बाद क्यों नहीं लगाई जा रही है। विपक्ष की आवाज थी और तमाम जो कांग्रेसी राज्य है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर ये भी शुरुआत की गई है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी तस्वीर लगा के सर्टिफिकेट जारी की है, क्योंकि राज्यों का तर्क है कि जो कोवैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन है, ये वैक्सीन राज्य सरकार को कहा गया कि अपने स्तर तक भेजे और राज्य सरकार अपने संसाधनों का, अपने बजट का प्रयोग करेगी तो वो अपनी तस्वीर लगाएगी। ये तो हुई विपक्ष की बात। लेकिन जीतन राम मांझी का जो ट्वीट है, जीतन राम मांझी बिहार के एनडीए के घटक हैं और जो बिहार में एनडीए की सरकार चली है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस सरकार में वो शामिल है और उनके बेटे वहां पे मंत्री। तो जीतन राम मांझी का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है और जीतन राम मांझी ने जैसे ही 24 तारीख को यानी 24 मई को ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोरोना का सर्टिफिकेट है, मैंने वैक्सीन ली है और मुझे कोरोना का सर्टिफिकेट मिला और इस सर्टिफिकेट के अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीर है। अच्छा होता कि यहाँ राष्ट्रपति की तस्वीर होती, क्योंकि वो संवैधानिक हेड है। और अगर तस्वीर लगाने का शौक ही है, देखिए सब जिस तरह का है कि सीधा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है कि अगर तस्वीर लगाने का शौकी है तो फिर मुख्यमंत्री और की तस्वीर भी लगाई जाए। यानी कहीं न कहीं उन्होंने नीतीश कुमार को अपील किया है, खुश करने की कोशिश की है जी। तो इस नीतीश जो जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया, इसके बाद राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा उठापटक शुरू हो गई है। जदयू ने चुप्पी साध ली, लेकिन राजद ने, जाप ने और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्शन दिया। उसके तुरंत बाद जब थोड़ी सी तल्ख प्रक्रिया आई, उसके बाद तुरंत जीतन राम मांझी ने 25 तारीख को कल एक फिर ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अगर तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट में भी तस्वीर लगाई जाएगी। सीधा सीधी जो विपक्ष की आवाज है, यानी जो विपक्ष का के शब्द है, उन्होंने अपने ट्वीट में डाले और इसको लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक हलचल शुरू हो गई। नए नए समीकरण देखने को मिलने लगे, नई नई कयासें, जो पॉलिटिकल पंडित है बिहार के, वो नई नई कयासें जाने लगे कि बिहार में राजनीति कुछ उठापटक होने वाली। लेकिन देखिए निया, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी हमेशा इस तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पे वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लीक से हटकर है, लेकिन जब कल और परसों यानी जो जीतन राम मांझी के दोनों ट्वीट है, एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर के औचित्य पर सवाल उठाया और दूसरे में उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को एक तरह से विपक्ष की आवाज देकर बोला। उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट पर ही अपनी सर्टिफिकेट लगा दिया जाए, क्योंकि जो तमाम मौतें हो रही है उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। इस तरह से सीधा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है।
कहीं भी जदयू का उन्होंने नाम नहीं लिया, बिहार सरकार का नाम नहीं लिया और मुख्यमंत्रियों की तस्वीर लगे इस बात को उन्होंने नीतीश कुमार की एक तरह से अपील करने की कोशिश की है। तो राजनीतिक हल्के में इसके तमाम मायने लगाए जाते हैं। पहला कि बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है क्योंकि उनको पता है कि उसके पास 4 एमएलए हैं और उनके एक लड़के मंत्री भी हैं। दूसरा ये माना जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के इशारे पर जीतन राम मांझी इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं और अगर नीतीश कुमार के इशारे पे कर रहे हैं तो क्या बिहार में कोई नई राजनीति पक रही है? ये भी कवायद शुरू हो गए और उसको ये बल तब मिला जब राजद के तमाम नेताओं ने इसको सपोर्ट किया और पप्पू यादव की जाप पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया। तो कहीं न कहीं जो विपक्ष है जीतन राम मांझी जो बिहार में मजबूत विपक्ष है, यदि राजद है और उसके अलावा पप्पू यादव हालाँकि विपक्ष में कोई उनके पास अंकगणित नहीं है विधानसभा में, लेकिन उन्होंने भी समर्थन किया है। तो ये तमाम चीज़ें देखकर नई-नई राजनीतिक कयासें लगाई जाती हैं लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी सुर्खियों में बने रहने के लिए जीतन राम मांझी अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जैसे में जीतन राम मांझी ने कल दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जेट सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री की फोटो लगाए जाने की बात कही है। उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेम रंजन पटेल हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय सह प्रवक्ता हैं संजय मयूख, उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, राजनीति करने के लिए आगे समय आएगा। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खेलने नहीं देना चाहती है तंत्र विपक्ष को इस मामले में और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एक टफ टाइम है सरकार के लिए और ऐसे में अगर कोई बयानबाजी किया जाए या काउंटर अटैक किया जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इसका नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सँभल के बयान दे रही है, काफ़ी नपा-तुला बयान दे रही है लेकिन जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और राजद इस बात को कहीं न कहीं ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी के बाद काउंटर बयानबाजी चालू हो जाए जिससे राजनीतिक लाभ हो। तो कुल मिलाकर ये एक आपदा की घड़ी है, न्याय और इस आपदा की घड़ी में जो ये राजनीतिक फांसे फेंके जा रहे हैं हालाँकि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में उलझना नहीं चाहती है, उनको पता है कि टफ टाइम है। तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक इनका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है और आम तौर पे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की भाषा को या नीतीश कुमार की जो भावना है, उसको जीतन राम मांझी ने व्यक्त किया है। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल देखी गई है। अब तक के चुनाव के बाद जो राजनीति रही है वो कहीं न कहीं उसके राजनीतिक मैदान में तमाम तरह के बयानबाजी भी आते हैं और अब चूंकि जीतन राम मांझी घटक दल के नेता हैं और उनका इस तरीके का बयान देना, ट्वीट करना कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम की तस्वीर होनी चाहिए, तो क्या बिहार की राजनीति में किसी तरह के बदलाव भविष्य में ये देखे जा सकते हैं? तमाम चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि जीतन मांझी ने जो ट्वीट किया है, इनका जो बयान है, पहला बयान जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर भी हो, इसकी उन्होंने सिफारिश की है और प्रधानमंत्री की तस्वीर पे औचित्य पर सवाल उठाया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर ये अटैक है और नीतीश कुमार को डिफेंड करना है। तो देखिए अभी की जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये साफ दिख रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ है। ऐसे में नीतीश कुमार के कोटे से उनको सीटें भी मिली थी, तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ खुद को दिखाई दे रहा है। लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी चूँकि यहाँ मेजर पार्टनर है, बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीटें हैं, जो एक बड़े भाई की भूमिका में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करके क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ प्रेरित रह सकते हैं? देखिए बिहार की राजनीति तमाम चीज़ों पे चल रही है। नीतीश कुमार खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ भी बुलवाना होता है, तो अपने इस तरह के जो उनके एलाइज़ हैं, उनके माध्यम से बातों को रखवा देते हैं और बाद में उन बातों क्योंकि वो बातें पहुँच जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जीतन राम मांझी की स्ट्रेंथ क्या है। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं और अभी जो अंक गणित है विधानसभा में, वो अगर जदयू और भाजपा साथ रहती है, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जो हम पार्टी के 4 विधायक अगर हटा भी दिए जाएँ, तो जदयू ने 3 विधायकों का इंतज़ाम किया है, 1 निर्दलीय विधायक, 1 जदयू, 1 बसपा का विधायक और 1 लोजपा के विधायक। ये इनके पास 3 अतिरिक्त विधायक आ चुके हैं। उसके अलावा जो 4 विधायक मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के हैं, उसमें से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने कैंडिडेट को वीआईपी के टिकट से लड़वाया था। तो कहीं सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं न कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति पे काम करते हैं। एक नीतीश कुमार का एक माइंड गेम है जिसमें वो केंद्र सरकार पर कहीं न कहीं प्रेशर बनाने की बात करते हैं और चूँकि वो प्रत्यक्ष रूप से प्रेशर नहीं बना सकते हैं, सीधे तौर पे कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं, ना उनको विधानसभा के अंकगणित इसके लिए इजाज़त देता है, ना उनके जो है संबंध और प्रोटोकॉल है वो इजाज़त देते हैं। और उनको भी पता है कि राजनीति इस समय में अगर कोई राजनीति की जाएगी तो शायद हार्मफुल हो जाए, विपक्ष यानी राजद को फायदा हो जाए। तो अभी के जो कयास लगाया जा रहा है, आमतौर पर जो
लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं जदयू की राजद से नजदीकी तो नहीं है, लेकिन ऐसे समीकरण अभी बिहार में बनते नहीं दिख रहे हैं। अभी के जो समीकरण है कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को आगे रखकर केंद्र सरकार को एक तरह से अपनी बात कहने की नीतीश कुमार कोशिश कर सकते हैं, ऐसी जी। कवायद लगाई जा सकती है। लेकिन राजनीतिक मायने हर बात के होते हैं और जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। तो ऐसे में अंकगणित देखना होगा और देखना ये होगा कि जब तक जदयू नहीं चाहेगी, नहीं जदयू कोई निर्णय नहीं लेगी इधर से उधर जाने पर, जीतन राम मांझी सत्ता के समीकरण को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए शायद जीतन राम मांझी के बयान दिए जा रहे हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे से मौन समर्थन कर दिया जाए तो उनको है, क्योंकि जदयू की तरफ से कोई काउंटर बयान नहीं है, यानी जदयू ने ना समर्थन किया जीतन राम मांझी जी। बयान का और ना जदयू ने भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड किया। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य झारखंड के सामने भी वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में 18 प्लस के लिए 3 दिन का और 45 प्लस के लिए हफ्ते 10 दिन का वैक्सीन उपलब्ध है। झारखंड को 4 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन अब तक 40 लाख वैक्सीन ही मिली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार 3.25 करोड़ राज्यवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। सरकार स्टॉक खत्म होने पर वैक्सीन का आयात करेगी। तो आपको बता दें कि राज्य के सामने वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है। कुछ ही दिनों का अब स्टॉक बचा है, सीएम सोरेन ने यह कहा है। सीएम सोरेन ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। जरूरत 4 करोड़ की है, लेकिन 40 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध हो पाई है। तो इस तरीके से कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब वैक्सीन की किल्लत भी लगातार सामने आ रही है। सीएम सोरेन ने कहा है कि कुछ ही दिनों का स्टॉक उनके पास बचा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ राज्यवासियों को उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही ज़रूरत के हिसाब से वो वैक्सीन का आयात करेगी। सरकार स्टॉक खत्म होने पर वैक्सीन का आयात करेगी, सीएम सोरेन ने ये भी कहा है। तो सीएम सोरेन ने एक तरीके से चिंता भी जाहिर की है। जिस तरीके से राज्य को वैक्सीन की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वैक्सीन की कमी किल्लत देखी जा रही है। ज़रूरत 4 करोड़ की है, लेकिन 40 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध है। तो इसको लेकर राज्य सरकार के सामने एक चिंता का विषय है। तो राज्यों के सामने वैक्सीन की किल्लत लगातार देखी जा रही है। कुछ ही दिनों का स्टॉक बचा हुआ है, सीएम सोरेन ने कहा। और सीएम सोरेन ने चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जरूरत 4 करोड़ की है, लेकिन 40 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जो हमारे साथ फोन लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि उनके पास वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है। देखिए 3.25 करोड़ की आबादी वाले झारखंड राज्य में अगर बात कर ले तरीके से देखा जाए तो 18 प्लस की आयु के लगभग 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है जो 18 साल से अधिक की एज लिमिट में है। अब सीएम सोरेन ने जिस तरीके से कहा कि 4 करोड़ के वैक्सीन की जरूरत है और अभी तक आपूर्ति महज 48 लाख वैक्सीन की हो पाई है, तो जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसके 10% ही मुहैया अभी तक हो पाया है। और इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि तमाम तैयारियों के बावजूद देखें, जब 1 मई से 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण किया जाना था तो राज्य सरकार ने अपनी अंतरिम जो तैयारियां की थी वो 2229 टीका केंद्रों पर टीका देने की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन चूंकि टीका की खुराकें समय से नहीं मिल सकी और जो भी मिली खुराक वह कम मात्रा में मिली, इसलिए इतने बड़ी संख्या में टीका केंद्रों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत नहीं की गई। आपको बस उदाहरण बता दे रहे हैं कि राजधानी रांची में महज 26 केंद्रों पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है 18 प्लस के अधिक आयु के लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देख ले तो यह संख्या काफी कम है।
ऐसे में जहां राज्य सरकार एक तरफ टीका की कमी की वजह से जूझ रही है, वहीं पे दो चरणों में 18 प्लस और 45 प्लस इन दो एज ग्रुप के लोगों को टीका देने की जो तकनीकी समस्या आ रही है, वो अपनी दूसरी तरफ है। अब सरकारी आंकड़ों की अगर हम अनुसार बात करें तो अगले 3 दिन का खुराक बचा है 18 प्लस के लिए और अगले 7 से 10 दिन का खुराक बचा है 45 प्लस के लिए। अगर उस बीच में प्रॉपर अमाउंट ऑफ डोजेज वैक्सीन के नहीं पहुंचते हैं, टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। नियाज जी, लेकिन राज्य सरकार ने ये कहा है कि अगर स्टॉक खत्म होने पर वैक्सीन का आयात भी करेगी, तो ये वैक्सीन का आयात कैसे करेगी? क्या इसके लिए राज्य सरकार के पास कोई रणनीति या नीति है? देखिए, ये महज राज्य सरकार की रणनीति है, क्योंकि जो जितनी विदेशी कंपनियां हैं उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, क्योंकि इसके पहले कई राज्य सरकारों ने, लगभग 8 राज्य सरकारों ने एक ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया था जिसमें वैक्सीन की आपूर्ति के लिए बात की गई थी मॉडर्ना और फाइजर के से। लेकिन तमाम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स ने कह दिया है कि हम भारत में किसी भी राज्य सरकार के किसी भी आदेश की आपूर्ति नहीं करेंगे। हमारा अगर कोई करार होगा तो केवल और केवल केंद्र सरकार से होगा। तो जहां 8 राज्यों ने ऑलरेडी ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए हैं और विदेशी कंपनियों से आयात या विदेशी कंपनियों को आपूर्ति की बात कही है, वहां पर झारखंड अगर एक 9वां राज्य हो जाता है ग्लोबल टेंडर इनवाइट करने वाला, विदेशी कंपनियों का टका सा जवाब यही होगा कि हम राज्य सरकार से नहीं केंद्र सरकार से किसी भी तरीके के करार में जाएंगे। तो यह महज एक आप कह सकते हैं कहने की बात है, इसमें होना कुछ नहीं है। रेमडेसिविर दवाइयों को बांग्लादेश से आयात करने की बात कही गई थी, उसकी भी अनुमति केंद्र सरकार से आज तक नहीं मिली और लिहाजा राज्य ने रेमडेसिविर दवाइयों के बिना ही पूरे कोरोना संक्रमण काल को निकाल लिया जी। तो जो आयात की बात कही जा रही है वह अभी तात्कालिक रूप से कहीं से भी वह संभावना पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। नियाज जी कुंदन जी, लेकिन ये जो सीएम सोरेन ने कहा है कि जो जरूरत के हिसाब से आयात की जाएगी, तो ये कब तक की जाएगी और इस किल्लत को कब तक दूर की जाएगी? क्या इसको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ बयान दिया गया है? देखिए, हेमंत सोरेन ने भले इस बात को कहा हो कि हमारे वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, हम आयात कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि जिन कंपनियों से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो निर्माता हैं, जो विदेशों में वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, उन निर्माताओं से अगर हमें वैक्सीन लेना होगा तो उन निर्माताओं की भी रजामंदी जरूरी है। और तमाम निर्माता, फाइजर की बात कर ले, मॉडर्ना की बात कर ले या बाकी जो दूसरे निर्माता हैं, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भारत में किसी भी राज्य के साथ करार नहीं करेंगे, किसी भी राज्य को इंडिविजुअल आपूर्ति नहीं मुहैया कराएंगे। अगर हमें कोई करार करना होगा, किसी तरीके से आयात निर्यात पे बात करनी होगी, तो केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। कहने का मतलब है वह भारत सरकार से बात करेगी। इसके पहले 8 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया था। ग्लोबल टेंडर में उन लोगों ने अपेक्षा की थी कि जो दूसरी विदेशी निर्माता कंपनियां हैं वह इस टेंडर को के जरिए उनके राज्यों में वैक्सीन की आपूर्ति करेंगे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। उन तमाम ग्लोबल टेंडर के नतीजे सिफर निकले। झारखंड के साथ भी वही स्थिति होनी है। झारखंड की डिपेंडेंसी केवल और केवल भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पे होना है। एक स्पुतनिक 5th के आने से थोड़ी बहुत संभावना है कि आने वाले समय में जब इसकी भी आपूर्ति काफी अधिक मात्रा में होगी तो कुछ 1 लाख 2 लाख खुराकें स्पुतनिक 5 की आ सकती हैं। बट अभी तात्कालिक तौर पर झारखंड सरकार को जरूरत है फोकस करने की भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर। इसके अलावा उनकी मांगे कहीं और से पूरी होती नहीं दिख रही। जी कुंदन जी, आपने बताया कि जो कंपनी है जो वैक्सीन की आपूर्ति करती हैं, उनका यह कहना है कि वो इंडिविजुअली किसी राज्य को वो आपूर्ति नहीं कर पाएंगी, वो केंद्र सरकार के जरिए ही उस राज्य तक पहुंचा पाएंगे। तो क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकार को किस तरीके से सहायता मिल रही है इस वैक्सीन की आपूर्ति के लिए? देखिए, अगर केंद्र सरकार की सहायता से या वैक्सीन की आपूर्ति से राज्य सरकार
खुश होती या राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुसार काम हो रहा होता तो शायद आयात करने की बात सीएम सोरेन करते ही नहीं। कहीं ना कहीं जो आपूर्ति की जा रही है इन दोनों निर्माता कंपनियों की तरफ से, उस आपूर्ति से राज्य सरकार नाखुश है और शायद यही वजह है कि आयात की बात कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों निर्माता कंपनियों ने जिस तरीके से अभी तक कह सकते हैं आपूर्ति को लेकर झारखंड को नजरअंदाज किया है, शायद उसी आप कह सकते हैं गुस्से में, उसी झुंझलाहट में सीएम सोरेन ने आयात की बात कही है, लेकिन आयात की संभावना पूरी होती दिख नहीं रही। और इन दोनों कंपनियों के ऊपर ही अब निर्भर करता है कि ये दोनों कंपनियां कब किस तारीख को कितनी मात्रा में टीकों का भेजती हैं झारखंड में, ताकि झारखंड का जो टीकाकरण अभियान है 18+ का और 45+ का दोनों सुचारू रूप से आगे चलती रहे। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, टीकाकरण की अभियान राष्ट्रीय औसत में बहुत पीछे चल रहे हैं। जी कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बोकारो के बालीडीह थाना से महज कुछ ही गज की दूरी पर शिव प्रकाश ओझा आवास पर जेएमएम का झंडा लगाकर आवास कब्जा करने की कोशिश की गई। घटना की प्राथमिकी शिव प्रकाश ओझा ने स्थानीय थाने में दर्ज कराया है। मामले में ग्राम नरकरा निवासी जेएमएम नेता प्रदीप सोरेन और अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि परसों 30 तारीख को वो आया प्रदीप सोरेन, 3-4 व्यक्ति उसके साथ और थे, हाँ, और आके और ईटा गिराने लगा हमारे यहाँ। ईटा गिराने लगा कि नहीं हम मतलब हम आधा हमारा है, आधा हम कब्जा करेंगे, आधा तुम रखो और जेएमएम का ऑफिस बनाएंगे हम। ठीक है, हम लोग बोले कि तुमको क्यों देंगे हम, तुम कौन होता है लेने वाला। उसके बाद फिर ट्रैक्टर को भगाए हम लोग और उसके पूर्व में भी बार बार आके ये करता। उसके बाद झंडा पोस्टर भी गाड़ गया हमारे यहाँ, देख ही रहे हैं आप। उसके पूर्व में भी आया, धमकी देता था, रंगदारी मांगता था हमसे। तो बोकारो के बालीडीह थाना से महज कुछ ही गज की दूरी पर शिव प्रकाश ओझा के आवास पर जेएमएम का झंडा लगाकर आवास कब्जा करने की कोशिश की गई। घटना की प्राथमिकी शिव प्रकाश ओझा ने स्थानीय थाने में दर्ज कराया है। मामले में ग्राम नरकरा निवासी जेएमएम नेता प्रदीप सोरेन और अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। तो जेएमएम का झंडा लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप है। स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि बोकारो के बालीडीह थाना का ये पूरा मामला है, जहां से थाने से महज कुछ ही गज की दूरी पर शिव प्रकाश ओझा के आवास पर जेएमएम का झंडा लगाकर आवास कब्जा करने की कोशिश की गई है। घटना की प्राथमिकी शिव प्रकाश ओझा ने स्थानीय थाने में दर्ज कराया है और मामले में ग्राम नरकरा निवासी जेएमएम नेता प्रदीप सोरेन और अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। घर आप देख ही रहे हैं कि घर का मरम्मत करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि परसों 30 तारीख को वो आया प्रदीप सोरेन, 3-4 व्यक्ति उसके साथ और थे, हाँ, और आके और ईटा गिराने लगा हमारे यहाँ। ईटा गिराने लगा कि नहीं हम मतलब हम आधा हमारा है, आधा हम कब्जा करेंगे, आधा तुम रखो और जेएमएम का ऑफिस बनाएंगे हम। ठीक है, हम लोग बोले कि तुमको क्यों देंगे हम,